अध्याय 22। ओपार के खजाने। उच्च पुजारिन टार्जन के लिए भोजन और पे लेकर मृतकों के कक्ष में वापस आने से पहले काफी अंधेरा हो चुका था। वह कोई रोशनी नहीं ले पाई, अपने हाथों से ढहती दीवारों को टटोलती रही जब तक कि वह कक्ष में नहीं पहुंच गई। ऊपर पत्थर की जाली के माध्यम से एक उष्णकटिबंधीय चंद्रमा आंतरिक भाग को मंद रूप से रोशन करने का काम कर रहा था। टार्जन कमरे के दूर कोने में छाया में दुबका हुआ था। जैसे ही उसके पास आते कदमों की पहली आवाज आई, वह लड़की से मिलने के लिए आगे आया और उसने पहचान लिया कि यह वही लड़की है। वे क्रोधित हैं, उसके पहले शब्द थे। इससे पहले कभी भी कोई मानव बलि वेदी से बचकर नहीं आई है। 50 लोग तुम्हें ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने मंदिर की तलाशी ली है, इस एक कमरे को छोड़कर सब कुछ। उन्होंने पूछा, वे यहाँ आने से क्यों डरते हैं? यह मृतकों का कक्ष है। यहाँ मृतक पूजा करने के लिए लौटते हैं। ये प्राचीन वेदी देखिए, यहाँ मृतक जीवितों की बलि देते हैं अगर उन्हें यहाँ कोई शिकार मिल जाए। यही कारण है कि हमारे लोग इस कक्ष से दूर रहते हैं। अगर कोई अंदर जाता है तो उसे पता होता है कि प्रतीक्षारत मृतक उसे अपनी बलि के लिए पकड़ लेंगे। लेकिन आप? उसने पूछा। मैं उच्च पुजारिन हूँ, केवल मैं ही मृतकों से सुरक्षित हूँ। यह मैं ही हूँ जो कभी कभी उनके लिए ऊपर की दुनिया से मानव बलि लाती हूँ। केवल मैं ही यहाँ सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? उसने उसकी विचित्र धारणा का मजाक उड़ाते हुए पूछा। वो एक पल के लिए उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती रही। फिर उसने उत्तर दिया, यह एक उच्च पुजारिन का कर्तव्य है कि वह निर्देश दे, व्याख्या करे उस पंथ के अनुसार जिसे अन्य लोगों ने, जो उससे अधिक बुद्धिमान है, निर्धारित किया है। लेकिन पंथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता है कि उसे विश्वास करना चाहिए। जितना अधिक कोई अपने धर्म के बारे में जानता है उतना ही कम वो विश्वास करता है। कोई भी जीवित व्यक्ति मेरे धर्म के बारे में मुझसे अधिक नहीं जानता है। तो फिर मुझे भागने में मदद करने में तुम्हारा एकमात्र डर यह है कि तुम्हारे साथी मनुष्य तुम्हारी कपटपूर्णता का पता लगा लेंगे। बस इतना ही है। मरे हुए तो मर चुके हैं, वे नुकसान नहीं पहुंचा सकते या मदद नहीं कर सकते। इसलिए हमें पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना चाहिए, और जितनी जल्दी हम काम करेंगे उतना ही बेहतर होगा। मुझे उनकी सतर्कता से बचने में कठिनाई हुई, लेकिन अब आपके लिए ये भोजन का टुकड़ा लाने में रोजाना इस बात को दोहराने की कोशिश करना मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। आइए देखते हैं कि हम स्वतंत्रता की ओर कितनी दूर तक जा सकते हैं, इससे पहले कि मुझे वापस लौटना पड़े। वो उसे वेदी कक्ष के नीचे वाले कक्ष में वापस ले गई। यहाँ वह वहां से जाने वाले कई गलियारों में से एक में मुड़ी। अंधेरे में टार्जन को समझ नहीं आया कि कौन सा गलियारा है। 10 मिनट तक वे धीरे धीरे घुमावदार रास्ते से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे एक बंद दरवाजे के पास पहुंच गए। यहाँ उसने उसे चाबी से टटोलते हुए सुना, और कुछ ही देर में धातु के बोल्ट के धातु से टकराने की आवाज आई। दरवाजा खुरचने वाले कब्जों पर टिका हुआ था और वे अंदर घुस गए। कल रात तक आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे, उसने कहा। फिर वह बाहर गई और दरवाजा बंद करके उसे अपने पीछे बंद कर लिया। टार्जन जहाँ खड़ा था वहाँ अरेबस जैसा अंधेरा था। उसकी प्रशिक्षित आंखें भी उस अंधेरे को नहीं देख पा रही थीं। वह सावधानी से आगे बढ़ा जब तक कि उसका फैला हुआ हाथ दीवार को छू नहीं गया। फिर बहुत धीरे धीरे वह कमरे की चारों दीवारों के चारों ओर घूम गया। जाहिर है कि यह लगभग 20 फीट वर्गाकार था। फर्श कंक्रीट का था, दीवारें सूखी चिनाई की थीं जो जमीन के ऊपर निर्माण की विधि को दर्शाती थीं। इन प्राचीन नींवों का निर्माण करने के लिए विभिन्न आकारों के ग्रेनाइट के छोटे छोटे टुकड़ों को बिना मोटा के सरलता से एक साथ रखा गया था। दीवारों के इर्द गिर्द पहली बार टार्जन को लगा कि उसने एक अजीबोगरीब घटना देखी है, क्योंकि कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन एक दरवाज़ा था। फिर से वह सावधानी से दीवार के करीब पहुंचा। नहीं, वो गलत नहीं हो सकता था। वह दरवाजे के सामने वाली दीवार के बीच में रुक गया। एक पल के लिए वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, फिर वह कुछ फीट एक तरफ चला गया। फिर से वह वापस लौटा, लेकिन कुछ फीट दूसरी तरफ चला गया। एक बार फिर उसने कमरे का पूरा चक्कर लगाया,
दीवारों के हर फुट को ध्यान से महसूस किया। अंत में वह फिर से उस खास हिस्से के सामने रुका जिसने उसकी जिज्ञासा जगाई थी। इसमें कोई शक नहीं था, उस खास जगह पर चिनाई के चौराहे से ताज़ी हवा का एक अलग झोंका कमरे में बह रहा था और कहीं और नहीं। टार्ज़न ने इस स्थान पर दीवार बनाने वाले ग्रेनाइट के कई टुकड़ों का परीक्षण किया और अंत में उसे एक ऐसा टुकड़ा मिला जो आसानी से बाहर निकल आया। ये लगभग 10 इंच चौड़ा था, जिसका चेहरा कक्ष के भीतर 3 गुना 6 इंच दिखाई दे रहा था। एक एक करके बंदर आदमी ने समान आकार के पत्थरों को उठाया। इस बिंदु पर दीवार पूरी तरह से इन लगभग पूर्ण स्लैब से बनी हुई थी। कुछ ही समय में उसने कुछ दर्जन पत्थर हटा दिए थे जब वह चिनाई की अगली परत का परीक्षण करने के लिए अंदर गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने हटाए गए चिनाई के पीछे अपनी लंबी भुजा तक कुछ भी महसूस नहीं किया। दीवार को इतना हटाना कि उसका शरीर छेद से होकर निकल सके, बस कुछ ही मिनटों का मामला था। उसे लगा कि उसके ठीक सामने एक हल्की सी चमक है, जो कि एक अभेद्य अंधकार से थोड़ी ही अधिक है। सावधानी से वह हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ा, जब तक कि लगभग 15 फीट या नींव की दीवारों की औसत मोटाई पर फर्श अचानक नीचे गिर गया। जहां तक वह पहुंच सकता था, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, न ही वह उस काली खाई की तलहटी को देख पाया जो उसके सामने खुली हुई थी। हालांकि फर्श के किनारे से चिपके हुए उसने अपने शरीर को पूरी लंबाई तक अंधेरे में उतारा। अंत में उसे ऊपर देखने का विचार आया और वहां उसके ऊपर एक गोल छेद के माध्यम से उसने तारों से भरे आकाश का एक छोटा सा गोलाकार टुकड़ा देखा। जहां तक वह पहुंच सकता था, शाफ्ट के किनारों को महसूस करते हुए वानर आदमी ने पाया कि दीवार का जितना हिस्सा वह महसूस कर सकता था, वह शाफ्ट के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। इस तथ्य ने उस दिशा में भागने की संभावना को समाप्त कर दिया। जब वह इस अजीबोगरीब मार्ग और इसके अंतिम शाफ्ट की प्रकृति और उपयोगों पर अटकलें लगा रहा था, तो चांद ऊपर की ओर चमक रहा था, जिससे छायादार जगह में नर्म चांदी जैसी रोशनी की बाढ़ आ गई। तुरंत ही टार्ज़न को शाफ्ट की प्रकृति स्पष्ट हो गई, क्योंकि उसके बहुत नीचे उसे पानी की झिलमिलाती सतह दिखाई दी। वह एक प्राचीन कुएं के पास आ गया था, लेकिन कुएं और उस तहखाने के बीच संबंध का उद्देश्य क्या था जिसमें वह छिपा हुआ था। जैसे ही चांद शाफ्ट के खुले भाग से गुजरा, उसकी रोशनी पूरे अंदरूनी भाग में फैल गई और फिर टार्ज़न ने अपने ठीक सामने विपरीत दीवार में एक और खुला भाग देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि शायद यह संभावित भागने के लिए जाने वाले मार्ग का मुंह न हो। कम से कम इसकी जांच करना तो बनता है, और उसने ऐसा करने का निश्चय किया। वह जल्दी से उस दीवार के पास लौटा जिसे उसने ढहा दिया था, ताकि यह पता लगा सके कि उसके पीछे क्या है। उसने पत्थरों को गलियारे में ले जाकर उस तरफ से फिर से रख दिया। जब उसने पहली बार दीवार से पत्थरों को हटाया था, तो उसने उन पर धूल के गहरे जमाव को देखा था, जिससे उसे यकीन हो गया था कि भले ही प्राचीन ढेर के वर्तमान निवासियों को इस छिपे हुए मार्ग के बारे में पता हो, लेकिन उन्होंने शायद पीढ़ियों से इसका कोई उपयोग नहीं किया है। दीवार के फिर से बनने के बाद टार्ज़न शाफ्ट की ओर मुड़ा, जो इस समय लगभग 15 फीट चौड़ी थी। बीच की जगह को पार करना बंदर आदमी के लिए एक छोटी सी बात थी, और एक पल बाद वह एक संकरी सुरंग के साथ आगे बढ़ रहा था। सावधानी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह किसी दूसरी शाफ्ट में न गिर जाए जिसे उसने अभी अभी पार किया था। वो कुछ 100 फीट आगे बढ़ चुका था जब वो सीढ़ियों की एक उड़ान पर पहुंचा जो नीचे की ओर स्टाइजियन अंधेरे में जाती थी। लगभग 20 फीट नीचे सुरंग का समतल फर्श फिर से शुरू हुआ, और कुछ ही समय बाद उसकी प्रगति एक भारी लकड़ी के दरवाजे से रुक गई जो टार्ज़न के प्रवेश के किनारे पर बड़े लकड़ी के सलाखों से सुरक्षित था। इस तथ्य ने वानर आदमी को सुझाव दिया कि वह निश्चित रूप से बाहरी दुनिया की ओर जाने वाले मार्ग में हो सकता है, क्योंकि बोल्ट विपरीत दिशा से आगे बढ़ने को रोकते हुए इस परिकल्पना को पुष्ट करते थे, जब तक कि यह केवल एक जेल न हो जिसके लिए ये ले जाता है। सलाखों के ऊपरी हिस्से पर धूल की गहरी परतें जमी हुई थीं। यह इस बात का एक और संकेत था कि मार्ग लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया था। जैसे ही उसने विशाल बाधा को एक तरफ धकेला, उसके बड़े बड़े कब्जे इस असामान्य गड़बड़ी के खिलाफ अजीब विरोध में चीख उठे।
एक पल के लिए टार्ज़न किसी भी प्रतिक्रियात्मक नोट को सुनने के लिए रुक गया, जो ये संकेत दे सकता था कि असामान्य रात के शोर ने मंदिर के निवासियों को डरा दिया था, लेकिन जब उसने कुछ नहीं सुना तो वह द्वार से आगे बढ़ गया। सावधानी से टटोलते हुए उसने खुद को एक बड़े कमरे में पाया, जिसकी दीवारों के साथ साथ और फर्श की लंबाई के नीचे एक अजीब लेकिन एक समान आकार की धातु की सिल्लियों के कई स्तरों का ढेर लगा हुआ था। उसके टटोलते हाथों को वे 2 सिर वाले बूटजैक से अलग नहीं लगे। सिल्लियां काफी भारी थीं, और अगर उनकी संख्या बहुत ज्यादा न होती तो उसे यकीन हो जाता कि वे सोने की हैं। लेकिन अगर ये हजारों पाउंड धातु वास्तव में सोना होती तो कितनी बड़ी संपत्ति होती। इस विचार ने उसे लगभग आश्वस्त कर दिया कि वे किसी घटिया धातु की होंगी। कक्ष के दूर छोर पर उसे एक और बंद दरवाजा दिखा, और अंदर की सलाखों ने फिर से उसकी उम्मीद को फिर से जगा दिया कि वह आज़ादी के लिए एक पुराने और भूले हुए रास्ते से गुजर रहा है। दरवाजे के पार रास्ता युद्ध के भाले की तरह सीधा था, और जल्द ही वानर आदमी को ये स्पष्ट हो गया कि यह उसे मंदिर की बाहरी दीवारों से आगे ले जा चुका था। अगर उसे पता होता कि यह उसे किस दिशा में ले जा रहा है, अगर पश्चिम की ओर, तो वह शहर की बाहरी दीवारों से भी आगे निकल गया होगा। बढ़ती उम्मीदों के साथ वह जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ता गया, जब तक कि आधे घंटे के बाद वह ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की एक और सीढ़ी पर नहीं पहुंच गया। नीचे ये सीढ़ी कंक्रीट की थी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, उसके नंगे पैरों ने उस पदार्थ में अचानक बदलाव महसूस किया जिस पर वे चल रहे थे। कंक्रीट की सीढ़ियों की जगह ग्रेनाइट की सीढ़ियां आ गई थीं। अपने हाथों से महसूस करते हुए वानर पुरुष ने पाया कि ये सीढ़ियां स्पष्ट रूप से चट्टान से काटी गई थीं, क्योंकि जोड़ को इंगित करने के लिए कोई दरार नहीं थी। 100 फीट तक सीढ़ियां घुमावदार तरीके से ऊपर चढ़ती रहीं, जब तक कि अचानक एक मोड़ पर टार्ज़न 2 चट्टानी दीवारों के बीच एक संकरी दरार में नहीं पहुंच गया। उसके ऊपर तारों वाला आकाश चमक रहा था, और उसके सामने एक खड़ी ढलान थी जो उसके पैर पर समाप्त होने वाली सीढ़ियों की जगह ले रही थी। टार्ज़न इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा, और इसके ऊपरी छोर पर एक विशाल ग्रेनाइट की चट्टान के खुरदरे शीर्ष पर आ गया। 1 मील दूर ओपार का खंडहर शहर था, जिसके गुंबद और बुर्ज भूमध्य रेखीय चांद की कोमल रोशनी में नहाए हुए थे। टार्ज़न ने अपनी नज़र उस पिंड पर डाली जिसे वह अपने साथ लाया था। एक पल के लिए उसने चांद की चमकीली किरणों में उसका निरीक्षण किया, फिर उसने अपना सिर उठाया और दूर दूर तक बिखरी हुई भव्यता के प्राचीन ढेरों को देखा। ओपार, उसने सोचा, ओपार, एक मृत और भूले हुए अतीत का जादुई शहर। सुंदरियों और जानवरों का शहर, भयावहता और मृत्यु का शहर, लेकिन शानदार धन का शहर। पिंड कुंवारी सोने का था। जिस पहाड़ी पर टार्ज़न ने खुद को पाया, वह शहर और दूर की चट्टानों के बीच मैदान में काफी दूर थी, जिस पर वह और उसके काले योद्धा पिछली सुबह चढ़े थे। इसकी खुरदरी और खड़ी चट्टान से उतरना एक बंदर आदमी के लिए भी असीम परिश्रम और काफी जोखिम का काम था, लेकिन आखिरकार उसने अपने पैरों के नीचे घाटी की नर्म मिट्टी को महसूस किया, और ओपार की ओर पीछे मुड़कर देखे बिना उसने अपना चेहरा रक्षक चट्टानों की ओर घुमाया और तेजी से घाटी को पार करना शुरू कर दिया। घाटी की पश्चिमी सीमा पर समतल पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही सूरज उगने लगा था। दूर नीचे उसने देखा कि पहाड़ी की तलहटी में जंगल के पेड़ों की चोटियों के ऊपर धुआं उठ रहा है। यार, वह बुदबुदाया, और 50 लोग थे जो मुझे ढूंढने निकले थे। क्या वे वही हो सकते हैं? वह तेजी से चट्टान के सामने से नीचे उतरा और एक संकरी खाई में उतर गया जो दूर जंगल की ओर जाती थी। वह धुएं की दिशा में आगे बढ़ा। उस बिंदु से लगभग 1/4 मील दूर जंगल के किनारे पर पहुंचकर, जहां से पतला स्तंभ शांत हवा में उभरा था, वह पेड़ों के पास गया। वह सावधानी से आगे बढ़ा जब तक कि अचानक उसकी नज़र एक असभ्य बोमा पर पड़ी, जिसके केंद्र में, उनकी छोटी आग के पास, उसके 50 काले वजीर बैठे थे। उसने उन्हें उनकी अपनी भाषा में बुलाया। उठो, मेरे बच्चों, और अपने राजा को नमस्कार करो। आश्चर्य और भय से चिल्लाते हुए योद्धा अपने पैरों पर कूद पड़े। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भागना है या नहीं। तभी टार्ज़न एक लटकती हुई शाखा से हल्के से उनके बीच में गिरा। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में उनका सरदार था,
न कि कोई भौतिक आत्मा, तो वे खुशी से पागल हो गए। हम काय थे? ओह वजी, बुसुली ने चिल्लाते हुए कहा। हम भाग गए और तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया, लेकिन जब हमारा आतंक खत्म हो गया तो हमने वापस आकर तुम्हें बचाने या कम से कम तुम्हारे हथियारों से बदला लेने की कसम खाई। हम अभी एक बार फिर से ऊंचाइयों पर चढ़ने और उजाड़ घाटी को पार करके भयानक शहर में जाने की तैयारी कर रहे थे। टार्ज़न ने पूछा, क्या तुमने 50 डरावने लोगों को चट्टानों से नीचे इस जंगल में आते देखा है, मेरे बच्चों? हाँ वजी, बुसुली ने उत्तर दिया। कल देर रात वे हमारे पास से गुजरे जब हम तुम्हारे पीछे मुड़ने वाले थे। उनके पास कोई लकड़ी का सामान नहीं था। हमने उन्हें 1 मील तक आते हुए सुना, फिर हमने उन्हें देखा, और चूंकि हमारे पास कोई और काम था, इसलिए हम जंगल में चले गए और उन्हें जाने दिया। वे छोटे पैरों पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और कभी कभी कोई बोलगानी गोरिल्ला की तरह चारों पैरों पर चलता था। वे वास्तव में 50 डरावने आदमी थे, वजी। जब टार्ज़न ने अपने साहसिक कारनामों के बारे में बताया और उन्हें उस पीली धातु के बारे में बताया जो उसने पाई थी, तो जब उसने रात तक वापस लौटने और विशाल खजाने में से जो कुछ भी वे ले जा सकते थे, उसे ले जाने की योजना बताई, तो किसी ने भी आपत्ति नहीं की, और ऐसा हुआ कि जब शाम ढलने लगी, तो ओपार की उजाड़ घाटी में 50 काले योद्धा सूखी और धूल भरी जमीन पर तेजी से दौड़ते हुए उस विशाल चट्टान की ओर बढ़े जो शहर के सामने खड़ी थी। अगर यह काम मुश्किल लग रहा था तो टार्ज़न को जल्द ही पता चल गया कि अपने 50 योद्धाओं को शिखर तक ले जाना नामुमकिन है। आखिरकार यह काम बंदर आदमी के अथक प्रयासों से पूरा हुआ। 10 भालों को एक दूसरे से जोड़ा गया और इस अनोखी जंजीर के एक सिरे को अपनी कमर से बांधकर टार्ज़न आखिरकार शिखर तक पहुंचने में सफल हो गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी एक काली बंदूक निकाली और इस तरह से पूरा दल सुरक्षित रूप से चट्टान के ऊपर उतर गया। तुरंत टार्ज़न उन्हें खजाने के कमरे में ले गया, जहां प्रत्येक को 2 सिल्लियां दी गईं, प्रत्येक सिल्लियां लगभग 80 पाउंड की थीं। आधी रात तक पूरा दल एक बार फिर चट्टान के नीचे खड़ा था, लेकिन अपने भारी बोझ के कारण वे चट्टानों की चोटी पर पहुंचने से पहले ही दोपहर हो गई थी। वहां से घर की ओर यात्रा धीमी थी, क्योंकि ये गर्वित योद्धा कुली के कर्तव्यों के अभ्यस्त नहीं थे। लेकिन उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपना बोझ उठाया और 30 दिनों के अंत में अपने देश में प्रवेश किया। यहाँ उत्तर पश्चिम और उनके गांव की ओर आगे बढ़ने के बजाय टार्ज़न ने उन्हें लगभग सीधे पश्चिम की ओर निर्देशित किया, जब तक कि 33वें दिन की सुबह उसने उन्हें शिविर तोड़ने और अपने गांव लौटने का आदेश नहीं दिया, तथा सोने को वहीं छोड़ दिया जहां उन्होंने पिछली रात उसे जमा किया था। और तुम, वज़ीरी? उन्होंने पूछा। मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा, मेरे बच्चों, उसने जवाब दिया। अब जल्दी से अपनी पत्नियों और बच्चों के पास वापस जाओ। जब वे चले गए तो टार्ज़न ने 2 सिल्लियां इकट्ठी की और एक पेड़ पर चढ़कर 200 गज की दूरी तक उलझी हुई और अभेद्य झाड़ियों के ऊपर हल्के से दौड़ा और अचानक एक गोलाकार समाशोधन पर पहुंच गया जिसके चारों ओर जंगल के विशालकाय जानवर एक संरक्षक सेना की तरह खड़े थे। इस प्राकृतिक रंगभूमि के केंद्र में कठोर मिट्टी का एक छोटा सा सपाट शीर्ष वाला टीला था। इससे पहले सैकड़ों बार टार्ज़न इस निर्जन स्थान पर आया था, जो कंटीली झाड़ियों और उलझी हुई लताओं और विशाल परिधि वाले लताओं से इतना घिरा हुआ था कि न तो शीता नामक तेंदुआ अपने घुमावदार रास्ते से अंदर घुस सकता था, और न ही टेंटोर अपनी विशाल शक्ति से उन अवरोधों को हटा सकता था जो विशाल वानरों के परिषद कक्ष को जंगली जंगल के हानिरहित निवासियों के अलावा अन्य सभी से सुरक्षित रखते थे। टार्ज़न ने 50 चक्कर लगाए, उसके बाद उसने सभी सिल्लियां एम्फीथिएटर के परिसर में जमा कर दी। फिर एक पुराने, बिजली से चमकते पेड़ के खोखले से उसने वही कुदाल निकाली जिससे उसने प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोटर की संदूक खोली थी, जिसे उसने कभी बंदर की तरह इसी जगह पर दफनाया था। इससे उसने एक लंबी खाई खोदी जिसमें उसने वह खजाना डाल दिया जो उसके अश्वेतों ने ओप शहर के भूले बिसरे खजाने की तिजोरियों से निकाला था। उस रात वह एम्फीथिएटर में सोया और अगली सुबह जल्दी ही अपने वजीर लौटने से पहले अपने केबिन में वापस चला गया। उसने पाया कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। उसका इरादा अपने शिकार को केबिन में लाने का था,
जहां वह आराम से भोजन कर सके और एक आरामदायक सोफे पर रात बिता सके। वह दक्षिण की ओर 5 मील तक घूमता रहा, एक अच्छी खासी नदी के किनारे जो उसके केबिन से लगभग 6 मील दूर समुद्र में बहती थी। वो लगभग आधा मील अंदर की ओर चला गया था जब अचानक उसके प्रशिक्षित नथुनों में एक ऐसी गंध आई जो पूरे जंगली जंगल को झंकृत कर देती है। टार्जन ने मनुष्य की गंध सूंघी। समुद्र से हवा बह रही थी, इसलिए टार्जन को पता था कि गंध के लेखक उसके पश्चिम में थे। मनुष्य की गंध के साथ नूमा की गंध भी मिली हुई थी। मनुष्य और शेर, मुझे जल्दी करना चाहिए, बंदर आदमी ने सोचा, क्योंकि उसने गोरों की गंध पहचान ली थी। नमूमा शायद शिकार कर रहा है। जब वह पेड़ों के बीच से जंगल के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एक महिला घुटनों के बल बैठी प्रार्थना कर रही थी और उसके सामने एक जंगली, आदिम दिखने वाला गोरा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा उसकी बाहों में दबा हुआ था। आदमी के पीछे एक घायल शेर धीरे धीरे इस आसान शिकार की ओर बढ़ रहा था। आदमी का चेहरा मुड़ा हुआ था, महिला का चेहरा प्रार्थना में झुका हुआ था। वह दोनों के चेहरे नहीं देख पा रहा था। नूमा पहले ही उछलने वाला था। 1 सेकंड भी नहीं बचा था। टार्जन अपना धनुष भी नहीं खोल पाया और समय पर तीर भी नहीं लगा पाया ताकि अपने घातक जहरीले तीरों में से एक को पीले चमड़े में डाल सके। वह अपने चाकू से समय पर जानवर तक पहुंचने के लिए बहुत दूर था। केवल एक ही उम्मीद थी, एक अकेला विकल्प। और विचार की तीव्रता के साथ बंदर आदमी ने काम किया। एक मजबूत हाथ पीछे की ओर उड़ गया। एक पल के लिए एक विशाल भाला विशालकाय के कंधे के ऊपर लटका हुआ था और फिर शक्तिशाली हाथ बाहर निकल आया और तेजी से मौत ने बीच की पत्तियों को चीरते हुए छलांग लगाते हुए शेर के दिल में खुद को दफना लिया। बिना किसी आवाज के वह अपने इच्छित शिकार के पैरों पर लुढ़क गया, मर गया। एक पल के लिए न तो पुरुष और न ही महिला हिली। फिर महिला ने अपनी आंखें खोली और अपने साथी के पीछे मरे हुए जानवर को आश्चर्य से देखा। जैसे ही वह सुंदर सिर ऊपर उठा, वानरों के टार्जन ने अविश्वसनीय आश्चर्य से सांस ली। क्या वह पागल था? ये वह महिला नहीं हो सकती थी जिसे वह प्यार करता था। लेकिन वास्तव में यह कोई और नहीं था। औरत उठी और आदमी ने उसे चूमने के लिए अपनी बाहों में ले लिया और अचानक बंदर आदमी को हत्या के खूनी धुंध के माध्यम से लाल दिखाई दिया और उसके माथे पर पुराना निशान उसकी भूरी खाल के खिलाफ लाल जल रहा था। जब उसने अपने धनुष पर जहरीली तीर लगाई तो उसके चेहरे पर एक भयानक भाव था। उसकी भूरी आंखों में एक बदसूरत रोशनी चमक रही थी। जब उसने अपने नीचे खड़े बेखबर आदमी की पीठ पर नजर डाली, एक क्षण के लिए उसने धनुष की चमकीली छड़ पर नजर डाली और धनुष की डोरी को बहुत पीछे खींच लिया ताकि तीर उस हृदय को भेद दे जिस पर वह निशाना साधा गया था। लेकिन उसने घातक दूत को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे तीर की नोक झुक गई, भूरे माथे पर निशान मिट गया, धनुष की डोरी ढीली हो गई और वानरों का टार्जन सिर झुकाए उदास होकर जंगल में वजीरी गांव की ओर मुड़ गया।